कहानी की शुरुआत में फेरो ओलिवेटी नाम के एक बिलियनियर को दिखाया जाता है जो कैलिफोर्निया का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ ही एक प्लेबॉय भी होता है। उसकी दौलत और हैंडसम लुक पर लड़कियां फिदा रहती हैं, लेकिन फेरो का ध्यान अमीर लोगों की खूबसूरत बीवियों पर ज्यादा रहता है क्योंकि वो किसी के साथ रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता और हमेशा आजाद रहना चाहता है। लेकिन वो अपने बिजनेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसके कॉम्पिटिटर्स ने कई बार उसके बिजनेस को टेक ओवर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उनसे 2 कदम आगे ही रहता है। एक दिन वो अपने शानदार बंगले में चल रही एक पार्टी में होता है और एक खूबसूरत लेडी के साथ उसका चक्कर चलने ही वाला होता है कि तभी उसके फोन पर इटली से उसकी माँ की कॉल आती है, जो रोते हुए बताती है कि उसके फादर बहुत बीमार हैं और अपने आखिरी वक्त में उसे ही याद कर रहे हैं। ये खबर सुनकर वो इमोशनल हो जाता है और अब वो तुरंत इटली के लिए रवाना हो जाता है। फिर वो अपने फादर के बेहद करीब था। वो इटली की एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुआ था और बिजनेस की पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया आ गया था, लेकिन अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर उसने कैलिफोर्निया में ही एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया था। उसके फादर उसकी कामयाबी से बहुत खुश थे, लेकिन वो हमेशा समझाते रहते थे कि इंसानियत और सच्चे प्यार के बिना कामयाबी के कोई मायने नहीं होते। अब फेरो इटली में अपने फादर के घर पहुंचता है तो बाहर उसकी माँ बताती है कि उसके फादर के पास अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। ये सुनकर फेरो की आंखों से आंसू छलक उठते हैं और जब वो अंदर अपने फादर से मिलता है तो एक दूसरे को देखकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। उसके फादर बड़ी मुश्किल से बात कर पा रहे थे और वो जानते थे कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए वो सबसे पहले उसे अपनी आखिरी इच्छा बताते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मौत के बाद फेरो 30 दिन के लिए अपने बिजनेस को छोड़कर किसी ऐसी जगह चला जाए जहां उसे कोई न जानता हो। इस दौरान वो कोई भी पैसा अपने साथ लेकर न जाए और कहीं भी अपने नाम का इस्तेमाल ना करे। अपने फादर की इस अजीब सी इच्छा को सुनकर फेरो हैरान रह जाता है और उनसे पूछता है कि वो ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं, लेकिन फेरो के फादर उसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि इस वक्त कोई सवाल मत पूछो, बस मुझसे वादा करो कि तुम हर हालत में मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे। फेरो के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि इस वक्त उसका एक कॉम्पिटिटर उसकी कंपनी को टेक ओवर करने की जबरदस्त कोशिश में लगा हुआ था और फेरो की गैर मौजूदगी में वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो सकता था। लेकिन अपने फादर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वो ये रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। इसके बाद उसके फादर की मौत हो जाती है और उनके फ्यूनरल के बाद फेरो कैलिफोर्निया वापस आकर अपने असिस्टेंट लॉरेंस से मिलता है। वो उससे कहता है कि अगले 30 दिन तक कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। लॉरेंस उससे काफी सारे सवाल करना चाहता था, लेकिन फेरो उससे बस इतना ही कहता है कि तुम संभाल लोगे। इसके बाद वो अपने ड्राइवर क्लॉड से उसकी आईडी लेता है और एक कमर्शियल प्लेन से न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। अपने फादर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए फेरो अपने साथ एक भी पैसा लेकर नहीं आया था, इसलिए एयरपोर्ट से बाहर आकर शहर जाने के लिए वो एक ट्रक में लिफ्ट लेता है। अब उसका सबसे पहला काम था एक नौकरी ढूंढना। शहर पहुंचकर फेरो कई छोटी छोटी दुकानों पर नौकरी मांगने जाता है, लेकिन अनजान शहर में नौकरी मिलना इतना आसान भी नहीं होता। वो पूरे दिन किसी छोटे मोटे काम की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन जब शाम होने तक भी उसे कोई काम नहीं मिल पाता तो अब वो एक बार में एक लड़की के पास जाकर बैठ जाता है जो उसके हैंडसम लुक को देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट भी होने लगती है। लेकिन जब वो उसके बारे में पूछने लगती है कि वो क्या करता है और कहाँ रहता है तो फिर उसे घुमा फिरा कर जवाब देने लगता है, जिससे वो लड़की चिढ़कर वहां से चली जाती है। लेकिन अब ये सब देख रही एक मोटी लड़की उसके पास आती है और अपना नाम पीटा बताकर फेरो को अपने साथ अपने फ्लैट में ले जाती है, जहां उसकी एक फ्रेंड पहले से सोई होती है। पीटा फेरो को अपने रूम में ले जाकर उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फेरो की इतनी खराब चॉइस भी नहीं थी। वो उससे गे होने का बहाना करके सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब पीटा के खर्राटों की आवाज से उसे नींद नहीं आती तो वो उठकर सोने के लिए उस दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ वो दूसरी लड़की सोई हुई थी। लेकिन उसकी आहट से वो लड़की घबरा कर उठ जाती है और आधी रात को ही उसे बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। वो पीटा पर भी गुस्सा करती है कि एक अनजान आदमी को वो अपने फ्लैट में कैसे ला सकती है। अब आधी रात को फेरो सड़कों पर घूमने लगता है, लेकिन यहाँ 2 पॉकेट मार उसका बैग छीनने की कोशिश करने लगते हैं। फेरो उनमें से एक की नाक तोड़कर वहां से भागने लगता है और उनसे बचने के लिए एक मकान की बालकनी में छिप जाता है, लेकिन मकान का मालिक उसे चोर समझकर पुलिस को फोन कर देता है और फेरो की पहली रात पुलिस कस्टडी में कटती है, जहां एक साइको क्रिमिनल उसे पूरी रात परेशान करता है। अब सुबह को पुलिस फेरो को छोड़ देती है क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि वो उन पॉकेट मारों से बचने के लिए उस मकान में छिपा था और कोई चोरी नहीं कर रहा था। फेरो ने कल से कुछ नहीं खाया था, उसे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन में लगे फोन के पास रखे 50 सेंट उठा लेता है और एक दुकानदार से जाकर कहता है कि मेरे पास 50 सेंट और एक ब्रांडेड कॉन्डोम का पैकेट है, क्या इसके बदले में तुम मुझे खाना दे सकते हो। दुकानदार को ये कोई बेहुदा मजाक लगता है और वो उसे खाना देने से मना कर देता है। इसके बाद फेरो एक पार्क में पड़ी बेंच पर जाकर लेट जाता है, लेकिन दोपहर होने तक उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर होने लगती है।
इसलिए वो एक ठेली वाले के पास जाता है जो कि हॉट डॉग बेच रहा होता है। एक हॉट डॉग का प्राइस $2 होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए कहता है कि मेरे पास सिर्फ 50 सेंट है, इतने में अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे दो। ठेली वाला एक गरीब इंसान था जो फेरो के हालात समझ जाता है और वो मुस्कुराते हुए उसे एक हॉट डॉग बना कर दे देता है। फेरो उसे वो 50 सेंट देने लगता है, लेकिन ठेली वाला कहता है कि ये उसकी तरफ से फ्री में है। फेरो उसे देखता रह जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि इस वक्त वो उससे क्या कहे। फिर भी वो उससे उसका नाम पूछता है जो कि एंजेलो होता है और उसका बार बार शुक्रिया करता हुआ वहां से चला जाता है। अब फेरो की भूख शांत होती है तो वो एक डस्टबिन पर रखे न्यूज़पेपर को उठाकर उसमें कोई नौकरी तलाश करने लगता है, लेकिन तभी उसे एक मिनी ट्रक से हल्की सी टक्कर लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर ट्रक का ड्राइवर भागकर फेरो के पास आता है और उसे उठाने में मदद करने लगता है। वो ट्रक ड्राइवर उससे बार बार माफी मांगता है और अपना नाम फ्रेड बताकर उसे अपने ट्रक में बिठा लेता है। फ्रेड अपनी गलती सुधारने के लिए फेरो से पूछता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है। फेरो कहता है कि इस वक्त वो किसी काम की तलाश में है। ये सुनकर फ्रेड उसे अपने एक कस्टमर के बारे में बताता है जिसे एक पर्सनल ड्राइवर की जरूरत है। वो उसे वहां ले जाता है, जिसके बाद फेरो उसका शुक्रिया करके अंदर चला जाता है। अंदर मिस्टर कर्टिस नाम का एक आदमी उसका इंटरव्यू लेता है, जिसके सामने फेरो अपना नाम क्लॉड बताता है जो कि उसके ड्राइवर का नाम था जिसकी आईडी वो अपने साथ लेकर आया था। कर्टिस उसे नौकरी पर रख लेता है और अगले दिन से काम पर आने के लिए कहता है, लेकिन कर्टिस की जवान वाइफ केट की नजर फेरो के हैंडसम लुक पर पड़ गई थी, इसलिए वो उसे आज से ही काम पर रखने के लिए कहती है, क्योंकि आज रात की पार्टी के लिए उन्हें एक वेटर की जरूरत थी। फेरो इसके लिए तुरंत मान जाता है क्योंकि उसके पास कहीं ठहरने का कोई इंतजाम नहीं था। इस तरह रात की पार्टी में फेरो वेटर का काम करता है, जहां उसे कई शराबी लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस दौरान कर्टिस की वाइफ फेरो के आसपास ही मंडराती रहती है कि तभी वो टीवी पर एक न्यूज देखता है कि उसकी कंपनी ओलिवेटी एंटरप्राइजेज ने अपने कॉम्पिटिटर को हराकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है। ये न्यूज सुनकर वो बहुत खुश होता है और जब वो पार्टी में आए एक शराबी गेस्ट को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है तो रास्ते में वो अपने असिस्टेंट लॉरेंस को फोन करके उसे शाबाशी देता है और उससे अपनी कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को $5,000 का बोनस बांटने के लिए कहता है। ये सुनकर लॉरेंस हैरान रह जाता है क्योंकि इससे पहले फेरो वो आदमी था जो अपने एम्प्लॉयज की कोई ज्यादा परवाह नहीं करता था, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी की परेशानियों को झेलकर अब उसके अंदर काफी बदलाव आ चुका था। घर वापस आकर वो सोने के लिए अपने रूम में जाता है तो अंदर कर्टिस की वाइफ केट को देखकर वो शॉक रह जाता है। अब इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो जल्दी से केट को अपने बेड के नीचे छुपा देता है और दरवाजा खोलकर देखता है। ये कर्टिस की बेटी नैन्सी होती है जो शराब के नशे में धुत होती है। तभी फिर से दरवाजे पर नॉक होती है तो इस बार फेरो नैन्सी को बाथरूम में छुपा देता है। अब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो ये मिस्टर कर्टिस होता है। फेरो सबसे ज्यादा हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि मिस्टर कर्टिस एक बाइसेक्सुअल है और उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन यहाँ फेरो चालाकी दिखाते हुए कहता है कि उसे एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादा पास आने से फैलती है। ये सुनकर कर्टिस वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद नैन्सी बाथरूम से निकलकर बाहर आती है और एक बार फिर से फेरो को लिपटने की कोशिश करने लगती है। फेरो उसे समझाता है कि अभी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन नैन्सी उसे पैसे देकर ये सब करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो उसकी कोई बात नहीं सुनता तो नैन्सी उसे घमंडी बताते हुए गुस्से में वहां से चली जाती है। अब नंबर आता है कर्टिस की वाइफ केट का, तो फेरो उसे नहीं भगाता क्योंकि आखिर में वो एक प्ले बॉय था और खूबसूरत शादीशुदा औरतें उसकी पहली चॉइस थी। अगले दिन फेरो कर्टिस को उसके ऑफिस ले जाने लगता है तो कर्टिस उससे नजरें चुराते हुए रात वाली बात को किसी से न बताने के लिए कहने लगता है, लेकिन फेरो उसकी बात को काटते हुए कह देता है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। ये सुनकर कर्टिस को कुछ राहत मिलती है और अब वो फेरो के साथ अपने ऑफिस आ जाता है जो कि एक रियल एस्टेट एजेंसी होती है। फेरो यहाँ उसी लड़की को देखकर हैरान रह जाता है जिसने उसे आधी रात को पीटा के फ्लैट से बाहर निकाल दिया था। उस लड़की का नाम डायना होता है जो कर्टिस की एजेंसी में एक रियल एस्टेट एजेंट की नौकरी करती है। फेरो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उसे इग्नोर करके अपने काम में बिजी होने का नाटक करने लगती है, जिसके बाद वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉयज और डायना के फ्रेंड्स फेरो के हैंडसम लुक से इम्प्रेस होकर उसी के बारे में बात करने लगते हैं और डायना से कहते हैं कि तुम्हारी जगह अगर हम में से कोई होता तो उसे कभी नहीं जाने देते। इसके 3 दिन बाद डायना ऑफिस पहुंचती है तो अपनी टेबल पर उसे एक फूलों का गुलदस्ता रखा मिलता है, लेकिन डायना कुछ नहीं समझ पाती क्योंकि इस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। तभी वहाँ कर्टिस की कॉल आती है जो कहता है कि वो ऑफिस में अपना ब्रीफकेस भूल गया है, उसे लेकर तुरंत मेरे घर आओ। डायना कहती है कि उसे दोपहर को एक फ्यूनरल में जाना है, जिस पर कर्टिस कहता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें वहां लेकर चला जाएगा। डायना टैक्सी पकड़कर कर्टिस के घर पहुंचती है तो फेरो हैरान होकर उसे देखने लगता है। थोड़ी देर बाद कर्टिस के कहने पर वो उसे फ्यूनरल में लेकर चल देता है और कार चलाते हुए सामने के शीशे में से डायना को ही देखता रहता है।
आखिरकार वो उसे टोक देती है तो फेरो पीटा के फ्लैट वाली बात के लिए उससे सॉरी कहता है और पूछता है कि उसे फूल पसंद आए या नहीं। ये सुनकर डायना उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करती है और अब दोनों फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं, जहां चर्च के फादर को जुकाम होने की वजह से वो कुछ ऐसी फनी हरकतें करता है जिन्हें देखकर वो दोनों मुंह छुपाकर खूब हंसते हैं। यहाँ से निकलकर फेरो डायना को कॉफी पिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है। इस पर फेरो कह देता है कि उसे अपनी मौज मस्ती और आजादी वाली जिंदगी पसंद है और वो किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहता। इस बात से डायना नाराज होकर उठकर जाने लगती है और कहती है कि वो ऐसी लड़की नहीं है जैसी वो सोच रहा है। फिर उससे माफी मांगकर उसे रोक लेता है और पूछता है कि चलो अपने बारे में कुछ बताओ। उसकी जेंटलमैन जैसी बातें सुनकर डायना कहती है कि पता नहीं तुमसे बातें करते हुए मैं इतना कंफर्टेबल क्यों महसूस कर रही हूँ, जितना किसी और के साथ कभी नहीं करती। अब वो बताती है कि शादी के 9 साल बाद उसका हस्बैंड इराकी वार में मारा गया था। तब से वो अपने मॉम डैड के पास रहती है, जो चाहते हैं कि वो फिर से किसी के साथ डेट पर जाए, लेकिन अभी तक वो अपने हस्बैंड की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। ये सुनकर फेरो को उसके लिए काफी दुख होता है और वो कहता है कि अब इन सब बातों को भूलकर उसे लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, पर उसे करना चाहिए। उसकी इस बात पर डायना हंसने लगती है और इस तरह बातें करते हुए उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो पिछले 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं। रास्ते में भी वो दोनों काफी बातें करते हैं और अब तक डायना कहीं ना कहीं फेरो की ओर अट्रैक्ट होने लगती है। वो पहला इंसान था जिससे काफी वक्त बाद उसने अपने दिल की बात की थी और जिसने उसकी बातों को समझा था। वो फेरो को कुछ पैसे उधार देकर उसकी मदद भी करना चाहती है, लेकिन वो उसका शुक्रिया करते हुए मना कर देता है। इसके बाद जब वो डायना को उसके घर छोड़ने जाता है तो घर के बाहर डायना उसकी आंखों में देखते हुए उसे किस कर लेती है। फेरो भी उसे अगले ट्यूसडे को डेट पर चलने के लिए कहता है और वो हाँ करके अपने घर में चली जाती है। डायना के पेरेंट्स भी ये देखकर खुश होते हैं कि चलो कई साल बाद वो किसी को पसंद करने लगी है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि फेरो एक मामूली ड्राइवर है तो उनकी सारी खुशी गायब हो जाती है। डायना उन्हें समझाती है कि वो रिलेशनशिप में पड़ने वाला इंसान नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो उससे शादी के बारे में नहीं सोच रही। अब ट्यूसडे को डायना को फेरो के साथ डेट पर जाना था, लेकिन मिस्टर कर्टिस आज उसे एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट थमा देता है जो कि उसे शहर में घूमकर पूरा करना था। मगर फेरो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो पूरे दिन उसके साथ घूमकर उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करता रहता है। डायना उससे सॉरी कहती है, लेकिन वो कहता है कि तुमने डेट के लिए हाँ कर दिया, यही काफी है। इसके कई दिन बाद जब फेरो ऑफिस के बाहर खड़ा होता है तो कर्टिस की बेटी उसे घूरते हुए अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद उसे अंदर बुलाया जाता है। आते ही कर्टिस फेरो को गालियां देते हुए नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि नैन्सी ने उसके ऊपर उसके रूम में आकर बदतमीजी करने का इल्जाम लगा दिया था। डायना फेरो को इस तरह बेइज्जत होते हुए नहीं देख पाती और पता नहीं उसे क्या होता है कि वो मिस्टर कर्टिस को गाली देकर फेरो के साथ वहां से निकल जाती है। रास्ते में फेरो उसे कर्टिस और उसकी फैमिली की सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत हंसती है। अब डायना उसे डिनर के लिए अपने घर ले जाती है। घर पर उसके मॉम डैड को जब पता चलता है कि उसकी नौकरी छूट गई है तो वो परेशान हो जाते हैं। साथ ही वो उन दोनों की बढ़ती नजदीकी को लेकर भी परेशान थे, लेकिन फेरो जब बताता है कि वो थोड़े दिन बाद कैलिफोर्निया वापस चला जाएगा तो उन्हें कुछ राहत मिलती है। अब डायना फेरो को बताती है कि उसने पिछले कुछ सालों में काफी पैसे जोड़ रखे हैं, जिनसे वो अपनी खुद की एक रियल एस्टेट एजेंसी खोलना चाहती है। साथ ही वो कहती है कि इस एजेंसी में वो उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती है। फेरो हैरान होकर उसे देखता रह जाता है, क्योंकि उसके बारे में बिना कुछ जाने वो उस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रही थी। लेकिन जब वो भरोसा कर ही रही थी तो फेरो अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए उसकी एजेंसी के लिए एक सॉलिड बिजनेस प्लान तैयार करता है, जिसमें वो कर्टिस के 3 एम्प्लॉयज को, जो कि डायना के फ्रेंड भी होते हैं, उन्हें 15% प्रॉफिट शेयर का ऑफर देकर अपनी एजेंसी में बुला लेता है। वो अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए एक बार फिर से डायना का शुक्रिया करता है और दोनों डांस करके अपनी एजेंसी की शुरुआत को सेलिब्रेट करते हैं। अब रास्ते में डायना कहती है कि लगता है मुझे तुमसे प्यार होने लगा है, लेकिन फिर वो ये कहकर बात को टाल देता है कि इस वक्त वो नशे में बोल रही है। मगर वो इतना जरूर कहता है कि उसके जैसी लड़की उसे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं मिली, वो सबसे अलग है। इसके बाद उनकी एजेंसी शुरू हो जाती है और पहले 2 हफ्तों में उन्हें $12,000 से ज्यादा का प्रॉफिट होता है, जिससे डायना बहुत खुश थी। लेकिन फेरो के वापस जाने का वक्त भी अब नजदीक आ लिया था, इसलिए वो डायना से कहता है कि उसे जल्दी यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। ये सुनकर डायना उदास हो जाती है और कहती है कि इससे तो अच्छा ये होता कि वो कैलिफोर्निया में ही अपनी एजेंसी खोलते। फेरो ये सुनकर कोई जवाब नहीं देता और एक लंबी सांस लेकर किसी सोच में पड़ जाता है। अब फेरो को यहाँ पूरे 23 दिन बीत जाते हैं और आज उसके पास उसके असिस्टेंट लॉरेंस का कॉल आता है, जो उसे एक बुरी खबर देता है कि उसके कॉम्पिटिटर ने उसके जाने का फायदा उठाकर उसकी कंपनी को टेक ओवर करने की एक ऐसी सीरियस चाल चली है कि अगर अगले मंडे को वो बिजनेस कोर्ट में जज के सामने पेश नहीं हुआ तो कंपनी का कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाएगा। ये सुनकर फेरो को चिंता तो होती है, लेकिन वो एक बार फिर उससे ही मामले को संभालने के लिए कहकर फोन काट देता है।
अब डायना फेरो को अपनी निशानी के तौर पर एक टाई गिफ्ट करती है और दोनों फाइटर जेट्स की उड़ान देखने जाते हैं। यह डायना एक बार फिर से कहती है कि उसके जाने के बारे में सोचकर ही उसे डर लग रहा है। इस पर फेरो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया तो तुम कभी नहीं चाहोगी कि मैं यहाँ रहूं। डायना को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती और आज वो एक बार फिर से उसे आई लव यू कहकर अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन फेरो आज भी कोई जवाब नहीं देता और उसकी आंखों में देखते हुए अपने कंधे से लगा लेता है। अब 29वें दिन यानी मंडे को कैलिफोर्निया के बिजनेस कोर्ट में लॉरेंस को दिखाया जाता है। जज उनके खिलाफ फैसला सुनाने ही वाला होता है कि तभी अचानक फेरो वहां जाता है। उसे देखकर जज अपना फैसला सुनाता है और फेरो केस जीत जाता है। दरअसल ये केस ही ऐसा था कि फेरो को बस जज के सामने आना था और केस खत्म हो जाता, इसलिए वो लॉरेंस से कह के अपने प्राइवेट जेट से कैलिफोर्निया आ गया था। इसके बाद वो तुरंत न्यूयॉर्क वापस आकर डायना से मिलता है। डायना उससे पूछती है कि वो पूरे दिन कहाँ था, जिस पर फेरो कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। डायना मान जाती है, लेकिन तभी वहाँ कर्टिस की वाइफ केट आ जाती है और फेरो से लिपट कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगती है। ये देखकर डायना को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो ऑफिस से निकलकर घर की ओर भागने लगती है। फेरो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो तेजी से भागती हुई अपने घर की ओर निकल जाती है और भागते हुए उसका सेल फोन भी रास्ते में गिर जाता है। फेरो ऑफिस के फोन से बार बार डायना के घर के नंबर पर फोन लगाता है, लेकिन उसकी माँ उसका नाम सुनते ही फोन काट देती है। अगले दिन उसे कैलिफोर्निया वापस जाना था, इसलिए वो ऑफिस में काम करते हुए फिर से डायना के घर का नंबर लगाता है, लेकिन इस बार उसकी माँ फोन उठाकर गुस्से में कहती है कि मेरी बेटी जब तुमसे बात ही नहीं करना चाहती तो क्यों बार बार हमें परेशान किए जा रहे हो। ये सुनकर फेरो उदास हो जाता है, जबकि असलियत ये होती है कि डायना ने आज अपनी माँ से कई बार पूछ लिया था कि ऑफिस से किसी का फोन तो नहीं आया। आखिरकार अगले दिन वो ऑफिस जाती है, जहां उसे पता चलता है कि फेरो चला गया है। वो उसके लिए गुड बाय के अलावा कुछ भी नहीं कहकर गया है और ना ही अपना कोई नंबर छोड़कर गया है, जिसे सुनकर डायना बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद कर्टिस के घर पर वो ट्रक ड्राइवर फ्रेड आता है, जिसने नौकरी दिलवाने में फेरो की हेल्प की थी। वो कर्टिस को बताता है कि तुम्हारे घर पर क्लॉड नाम का जो ड्राइवर काम करता था वो असल में फेरो ओलिवेटी नाम का एक बिलियनियर है। ये कहकर वो उसे $50,000 का एक चेक दिखाता है, जो फेरो ओलिवेटी ने फ्रेड से खुश होकर उसके लिए भिजवाया था। मिस्टर कर्टिस और उसकी बेटी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी ओर कैलिफोर्निया में फेरो को अपनी मॉम से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो उन्हें बताता है कि उसके फादर एक बहुत ही समझदार इंसान थे। वो कहता है कि उनकी आखिरी इच्छा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उन्हीं की वजह से मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो पहले कभी नहीं मिली थी और जो सबसे अलग है, लेकिन लगता है कि मैंने उसे खो दिया है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो, जाओ और जाकर उससे बात करो। अब वो फिर से न्यूयॉर्क पहुंचकर टैक्सी से डायना के घर जाता है। डायना की मॉम उसे घर के अंदर नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन इस बार डायना दरवाजे पर ही आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने फेरो की कॉल की बात उससे छुपाई थी। अब डायना और फेरो काफी बातें करते हैं, लेकिन अभी तक फेरो ने उसे अपनी असलियत ना तो बताई थी और ना ही डायना ने उससे कुछ पूछा था। वो तो ये समझ रही थी कि फेरो, जिसे वो क्लॉड नाम के एक मामूली इंसान के रूप में जानती थी, वो सिर्फ उससे मिलने आया है। लेकिन जब वो उससे अपने साथ कैलिफोर्निया चलने के लिए कहता है तो वो बहुत खुश होकर तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है और कहती है कि आगे चाहे जो भी हो, मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। उसके मॉम डैड उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो इस मामूली ड्राइवर से शादी न कर ले। लेकिन वो कहती है कि घबराओ मत, वो एक आजादी पसंद करने वाला इंसान है और वो पहले ही बता चुका है कि शादी जैसे बंधन में बंधने का उसका कोई इरादा नहीं है। अब फेरो डायना को लेकर जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो उसका ड्राइवर क्लॉड गाड़ी लेकर तैयार खड़ा होता है और उसे मिस्टर ओलिवेटी कहकर सलाम करता है। फेरो भी उसे क्लॉड कहकर बुलाता है तो डायना हैरान होकर उसकी ओर देखने लगती है। अब कार में बैठकर फेरो उसे बताता है कि वो फेरो ओलिवेटी एक बिलियनियर है। डायना को अपने कानों पर यकीन नहीं होता और वो एक साथ बहुत सारे सवालों की झड़ी लगा देती है, जिस पर फेरो उसे अपने फादर की आखिरी इच्छा के बारे में बताते हुए अपने महलनुमा आलीशान बंगले में लेकर आ जाता है। डायना यहाँ आकर खुश तो होती है, लेकिन फेरो की असलियत जानने के बाद वो थोड़ा इनसिक्योर भी फील करने लगती है और कहती है कि उसे जल्दी वापस जाना होगा, क्योंकि उसे अपनी एजेंसी भी संभालनी है। ये सुनकर फेरो आज पहली बार उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि न्यूयॉर्क में तुम्हारे पास जो कुछ भी था उसमें से तुमने मुझे अपना फुल पार्टनर बनाया था, इसलिए आज यहाँ जो कुछ भी मेरे पास है उसमें से मैं तुम्हें अपना फुल पार्टनर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी इस बात पर डायना इमोशनल होकर उसके गले लग जाती है, क्योंकि इतने दिन से वो यही तो सुनना चाहती थी। इसके 6 महीने बाद दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में बहुत से लोग शामिल होते हैं, खास तौर से वो सभी लोग जिन्होंने न्यूयॉर्क में बिना किसी लालच के फेरो की मदद की थी, जैसे ट्रक ड्राइवर फ्रेड, जो अब फेरो की मॉम मिसिस ओलिवेटी का पर्सनल ड्राइवर है, हॉट डॉग बेचने वाले मिस्टर एंजेलो, जो फेरो की मदद से अपना खुद का एक इटालियन रेस्टोरेंट चलाते हैं,
इसके अलावा पीटा, मिस्टर कर्टिस और डायना के सभी कलीग्स भी उनकी शादी में शामिल होते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।